हेलो बच्चों, और वॉइस आ रही है? तो चलो ठीक है, हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो हम लोगों ने कल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो आज हम बात करेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है। कल एक चीज़ ये भी बताई थी कि अमीबा में होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब कि अमीबा जो न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है वो होलोज़ोइक टाइप का होता है। यानी कि फूड को लेता है और सॉलिड फूड को खाते हैं और फिर वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। जैसे कि हमारा अमीबा है और पैरामीशियम भी है, वो भी होलोज़ोइक टाइप का न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। और ह्यूमन बींग्स, ये तीनों जो है होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अमीबा और पैरामीशियम जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब होता है सिंगल सेल, यूनि मीन्स हो गया सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, यानी कि सिंगल सेल, उनमें एक ही सेल होती है, एक ही सेल पूरा फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि इंजेशन फूड को खाना हुआ, फूड को डाइजेस्ट करना हुआ, एब्जॉर्ब करना हुआ फूड को, और एसिमिलेशन करना हुआ, और फिर जब लास्ट स्टेप ये सारी स्टेप्स हो जाएंगी तो जो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा उसे एक्सक्रीट आउट करना होता है, तो वो प्रोसेस इजेशन में आता है। तो ये जो हमारा अमीबा है वो इसी टाइप का न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, यानी कि होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। और ये बात हो गई अमीबा और पैरामीशियम जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल, और हमारा ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ढेर सारी सेल्स होती हैं। जैसे अमीबा हो गया, उसमें एक सेल पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें ढेर सारी सेल्स होती हैं, बिलियन ट्रिलियन सेल्स होती हैं, वो पूरा फंक्शन मिलके परफॉर्म करती हैं। तो अब एक एक करके हम ये सारे स्टेप्स देखेंगे कि इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन और इजेशन, ये हम अमीबा के लिए देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हाँ, तो ये देखो, ये अमीबा के बारे में है। ठीक है, अमीबा, तो ये हमारा अमीबा है, ये सिंगल सेल है, मतलब एक ही सेल, एक सेल के अंदर सब कुछ है ये। तो अमीबा क्या करता है कि ये कोई भी फूड पार्टिकल है, जब कोई भी फूड पार्टिकल आता है, ठीक है, जब कोई भी फूड पार्टिकल आएगा, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ देखो, ये कोई भी फूड पार्टिकल है, जब कोई भी फूड पार्टिकल आएगा तो अमीबा जो है ये अमीबा का कैसा भी स्ट्रक्चर होता है, वो अपना एक सूडोपोडिया बनाता है। सूडोपोडिया देखो, सूडोपोडिया, सूडो मीन्स होता है, कहीं भी सूडो हो उसका मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया मतलब फीट, फीट यानी कि पैर। ठीक है, तो सूडोपोडिया जो होता है वो अमीबा का फॉल्स फीट होता है, यानी कि एक मतलब असली का पैर नहीं है। जैसे हम लोगों में असली पैर है, उससे हम लोग चलते हैं ना, तो इनमें ये पैर नहीं होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि वो फूड को कैप्चर कर पाए। यहाँ देखो, ये जो इंजेशन हो रहा है, इसमें इसने जब फूड को देखा, ये अपना सूडोपोडिया ऐसे बना के फूड को अपने अंदर ले रहा है। तो ये जो पहले स्टेप होती है वो इंजेशन है। अब यहाँ सेकेंड, ये जो सूडोपोडिया है वो पूरा ऐसे फ्यूज़ कर जाता है, यहाँ से सूडोपोडिया ऐसे फ्यूज़ कर जाता है, तो वो एक फूड वैक्यूल बन जाता है। सूडोपोडिया फूड ऐसे, मतलब कि दोनों साइड से सूडोपोडिया मिल जाता है, फ्यूज़ हो गया, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे फूड वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अमीबा में फूड वैक्यूल पाया जाता है, तो इस फूड वैक्यूल के अंदर ही हमारा फूड रहता है, और ये सूडोपोडिया फिर से ऐसे ज्वाइन हो जाता है। तो ये वाली जो स्टेप है, डाइजेशन हो रही है, मतलब फूड जो है फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है। यहाँ देखो, फूड पूरा डाइजेस्ट हो, ये पूरा फूड जो डाइजेस्ट हो गया वो ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया डाइजेशन के टाइम पे, और फिर ये फूड एब्जॉर्ब हो जा रहा है। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन, यानी कि जो एब्जॉर्ब फूड है, जो फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ है, वो पूरे प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, मतलब कि इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, तो वो पूरे प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन जाता है हमारा फूड। तो मीन्स कि
पूरे ही एरिया में अमीबा का जितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसमें पूरा ये फूड हमारा फैल जाता है। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेप आती है इजेशन की। ये पहली स्टेप है इंजेशन, सेकेंड स्टेप डाइजेशन, थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन और फिफ्थ स्टेप है इजेशन। इजेशन में क्या होता है कि जो फूड है वो यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, एसिमिलेशन हुआ, यानी कि पूरे प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन गया फूड। वो लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो इससे बाहर निकल जाते हैं, रिमूव आउट हो जाते हैं, तो इसे इजेशन बोलते हैं। और ध्यान रखना ये इजेशन है, एक्सक्रीशन नहीं। देखो इजेशन और एक्सक्रीशन में अंतर होता है। इजेशन में जो वेस्ट मटेरियल है ये उसे रिमूव करते हैं, और एक्सक्रीशन में टॉक्सिक सबस्टेंस, जितने भी टॉक्सिक सबस्टेंस बॉडी में होते हैं उन्हें रिलीज करना, वो एक्सक्रीशन होता है। तो हमारा जो इजेशन है वो एक्सक्रीशन की तरह नहीं होता, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसमें टॉक्सिक सबस्टेंस का रिमूवल होता है और इसमें जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उन सब का रिमूवल होता है। तो ये बात समझ में आई कि अमीबा में कैसे होता है, ये सारे स्टेप्स हैं। तो अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसमें 5 स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इजेशन में वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है, इंजेशन में फूड को देखता है तो उसे कैप्चर करता है, डाइजेशन में फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एसिमिलेशन में वो पूरा फूड प्रोटोप्लाज्म का पार्ट, मतलब कि उसकी पूरी बॉडी में ये फूड फैल जाएगा, तो ये स्टेप एसिमिलेशन होता है। और इजेशन में अनवांटेड फूड जो होंगे वो बाहर रिमूव आउट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा स्टेप इम्पॉर्टेंट है। अब देखो डिफिनीशन लिखी हुई है इंजेशन में क्या होता है कि सूडोपोडिया जो है वो सराउंड कर लेता है फूड को और उसको इनगल्फ मतलब होता है खा लेता है। जैसे मान लो ये अमीबा है और फिर ये अपना सूडोपोडिया बनाएगा, फॉल्स फीट बनाएगा, ऐसे स्ट्रक्चर। ये अमीबा है, यहाँ कोई भी फूड पार्टिकल है तो ये ऐसे उसको सराउंड कर लेगा। ठीक है, सराउंड करके फूड को अपने अंदर ले लेगा और फिर यहाँ पे फूड वैक्यूल बन जाएगा जिसमें फूड होगा। ये फूड वैक्यूल है। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर ही फूड रहता है, फिर फूड जो है डाइजेस्ट होगा, यानी कि एंजाइम्स कुछ यूज़ हों। फूड वैक्यूल में कुछ एंजाइम होते हैं जो उस फूड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप आएगी एब्जॉर्ब करने की, जो डाइजेस्टेड फूड है वो पूरे साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर एसिमिलेशन में जो है यूज़ फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, एसिमिलेशन में पूरे पार्ट में ये फैल जाएगा फूड और फिर ये एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाएगा। इजेशन में क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल का रिमूव कर दिया। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अमीबा की जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है ये। अगर सेल वॉल होती तो इसका स्ट्रक्चर फिक्स होता, जैसे पढ़ा है ना क्लास 9th में कि एक सेल वॉल होती है फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, प्लांट सेल में किसकी सेल वॉल होती है? सेलुलोज की। हाँ, तो प्लांट सेल में सेलुलोज की सेल वॉल होती है, लेकिन ये जो अमीबा है इसमें सेल वॉल नहीं होती है, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। और अगर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। तो इसीलिए जो ये हमारा अमीबा है उसका फिक्स शेप नहीं होता। अब देखो ये भी अमीबा के बारे में कि वो कैसे सूडोपोडिया को करता है। ये अमीबा है, सूडोपोडिया को अपना करके फूड को अंदर ले लेता है। तो फूड को जब अंदर लेता है तो फूड कहाँ जाता है? फूड वैक्यूल में। इसके अंदर होता है फूड वैक्यूल, इसके अंदर फूड है। तो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट करते हैं जो उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है फूड, फिर एसिमिलेशन होता है और उसके बाद ये जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि अमीबा में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, अब हम देख रहे हैं कि पैरामीशियम में कैसा न्यूट्रिशन होता है। तो दोनों में ही होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें कैसे न्यूट्रिशन होता है? तो विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया क्या होता है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ये जो निकले हैं ना हेयर लाइक, ये सीलिया है।
ये इनकी पूरी बॉडी में रहते हैं, ये फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, यानी कि फूड कहीं अगर ये नदी तालाब में रहते हैं तो फूड अगर जा रहा होता है तो ये इस सीलिया की हेल्प से उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये इसका पोर है माउथ, जिसे हाइपोस्टोम बोलते हैं। हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम ये इनका माउथ होता है, इसके थ्रू फूड जो है अंदर जाता है, इनकी बॉडी में जाता है, फिर ये यूज़ करते हैं। इनमें भी देखो, इनमें वैक्यूल, एक फूड वैक्यूल होता है और दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। जैसे अमीबा में फूड वैक्यूल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा में कौन सा वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल, और पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बताते हैं, लेकिन इसमें फूड वैक्यूल भी होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक सेकेंड। हुँ, ये देखो न्यूक्लियस है, तो इसमें 2 टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक मैक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो छोटा होता है, ये है माइक्रो न्यूक्लियस, और ये वाला है मैक्रो न्यूक्लियस। मतलब कि ये देखो न्यूक्लियस बड़ा सा है ना, जैसे हर ऑर्गेनिज्म में एक न्यूक्लियस होता है, तो उसी तरह से इनमें जो पैरामीशियम होते हैं उनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो मीन्स छोटा और मैक्रो मीन्स बड़ा, तो दो न्यूक्लियस हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस। इसमें एनल पोर है ये, जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर रिमूव आउट होता है। तो मतलब इसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पैरामीशियम में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, कैसे होता है? तो वो सीलिया की हेल्प से होता है, मतलब सीलिया ही फूड को अट्रैक्ट करता है और फिर फूड जो है हाइपोस्टोम यानी कि माउथ से अंदर जाता है। और इसमें न्यूक्लियस 2 तरह के होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस। और वैक्यूल है फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक इनर पोर है जिससे वेस्ट मटेरियल रिमूव आउट होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। देखो हम लोगों ने 3 तरह के न्यूट्रिशन देखे ना कि कैसे अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, पहला तो देखा अमीबा में, फिर देखा कि पैरामीशियम में कैसे होता है। अब हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो हम न्यूट्रिशन की बात वो करते हैं, वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। तो ये 2 पार्ट में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? ये पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स, कि जो ग्लैंड्स उसमें यूज़ होती हैं हमारे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन बीइंग्स में जो डाइजेशन हो रहा है उसमें। तो इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एक सेकंड, पहले इसको इरेज़ कर लें, ठीक है? हुँ। तो ये देखो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा 2 तरह, मतलब कि वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसे पढ़ने की आसानी के लिए डिवाइड किया गया है कि पहला है तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है ग्लैंड्स होते हैं उसमें, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स जो एलिमेंट्री कैनाल का हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो देखो यहाँ पे है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो ये कैनाल मतलब क्या होता है? कोई ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर जो होता है उसे कैनाल बोलते हैं। ट्यूब पता है ट्यूब कैसा होता है? कि ऐसे होता है ना ट्यूब। हुँ, इस तरीके से होता है ट्यूब। अब स्टार्टिंग भी उसकी मतलब ओपन होती है और जो एंडिंग होती है वो भी ओपन होती है, यानी कि कोई भी मटेरियल अगर हम किसी ट्यूब से पास करते हैं तो वो ऐसे जा सकता है। मतलब स्टार्टिंग भी उसकी ओपन होगी और एंडिंग भी ओपन होगी। तो कैनाल या फिर ट्यूब वही चीज़ होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारा क्या है? वो लॉन्ग हॉलो ट्यूब है जिसमें ऑर्गन्स होते हैं जहाँ से फूड पास करता है। जैसे अच्छा ये कैसे हमको मतलब कि कहाँ से हमें हॉलो ट्यूब दिख रहा है? तो ये देखो माउथ है। माउथ से फूड अंदर जाता है, ये ओसोफेगस है। फिर ओसोफेगस से एंटर करके स्टमक में फूड जाता है, फिर स्मॉल अच्छा कल के लेक्चर में मैंने शायद बोला था कि लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है, नहीं ऐसा पहले नहीं होता। देखो पहले फूड जाता है स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है, ठीक है? तो माउथ से फूड गया ओसोफेगस में, ओसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो फूड सारे अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो एनस के थ्रू बाहर रिमूव हो जाता है। तो ठीक है, तो यही हुआ ना कि इसमें
देखो फूड एक तरफ से एंटर किया और एक तरफ से रिमूव आउट हो गया, तो ये हॉलो ट्यूब हुआ। ठीक है? अगर कोई चीज़ हम स्टार्टिंग में डाल रहे हैं तो वो बाहर से रिमूव हो जाए, वो तो ठीक है कि जो न्यूट्रिएंट्स वाले पार्ट्स हैं वो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, वो अलग है। लेकिन यहाँ से जो फूड हम खा रहे हैं वो ऐसे ट्यूब में जाके स्टमक में जाके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर रिमूव हो रही है। ठीक? तो इसीलिए इसको हॉलो ट्यूब बोलते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं हाँ, कि ये लॉन्ग हॉलो ट्यूब है जिसके अंदर से फूड पास करता है। तो इसके ढेर सारे पार्ट हैं। माउथ माउथ मतलब जहाँ से हम खाना खाते हैं, खाना यहाँ से एंटर किया। फिर बक्कल कैविटी, माउथ के अंदर जो कैविटी मतलब क्या होता है कि स्पेस, जो भी खाली स्पेस होते हैं उन्हें कैविटी बोलते हैं। माउथ के अंदर जो स्पेस होता है उसे कैविटी बोलते हैं। ठीक है? माउथ के अंदर यहाँ जो स्पेस है उसे कैविटी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा ओसोफेगस आता है। ये हमारी फूड पाइप है जिसे ओसोफेगस बोलते हैं। ये है ओसोफेगस। ओसोफेगस को और क्या बोल सकते हैं? फूड पाइप। यानी कि जहाँ से फूड जाता है वो फूड पाइप है। तो यहाँ से ओसोफेगस से फूड जाता है, फूड उसके बाद स्टमक में जाता है, ये है स्टमक। ठीक है? तो स्टमक जो है ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, मतलब कि माउथ देखो ये भी पतला है, फिर ओसोफेगस भी पतला ही है। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा पार्ट जो होता है, वो स्टमक होता है। ठीक है? तो यहाँ पे फूड जो है 3-4 हावर के लिए रहता है। अगर हम एक बार फूड खाते हैं तो हमें 3-4 घंटे के लिए भूख नहीं लगती है। फिर यहाँ से फूड होते हुए जब अंदर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा फूड एब्ज़ॉर्ब किया जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर ये यहाँ यहाँ से इंटर करता है, यहाँ से फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे ये यहाँ पे आके ये एनस होता है। एनस से जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो रिमूव आउट हो जाता है। तो यही सारे पार्ट्स हमें पढ़ने हैं कि माउथ में कैसे फूड खाते हैं हम लोग, कैसे टीथ से ग्राइंडिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें। और फिर बक्कल कैविटी में जो स्पेस होता है उस वहाँ से फूड होते हुए ओसोफेगस में जाता है। और ओसोफेगस में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, उसे भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद स्टमक आता है हमारा, स्टमक में क्या होता है, कौन से एंजाइम्स होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे क्या होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि फूड एब्ज़ॉर्ब किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो एब्ज़ॉर्प्शन होता है फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर देन हमारा आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, सिर्फ़ वाटर का एब्ज़ॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड सिर्फ़ वाटर एब्ज़ॉर्ब होता है, इसमें फूड का एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होता। और ये लास्ट पार्ट हमारा आता है एनस, जहाँ से जो अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड मटेरियल है वो बाहर रिमूव आउट हो जाता है। ठीक है? तो अब हम आगे देखते हैं, माउथ के बारे में देखेंगे। ये देखो एक फिगर है कि यहाँ पे इसके ग्लैंड्स भी, जैसे मैंने अभी बताया कि एलिमेंट्री कैनाल के 2 पार्ट होते हैं। नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है? जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ऐसे ग्लैंड्स जो मतलब एलिमेंट्री कैनाल का हेल्प करते हैं ताकि वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो वो ग्लैंड्स है, पहली ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो हमारी माउथ में पाई जाती है, मतलब हमारे मुंह में होती है, जो सलाइवा सिक्रीट करती है। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा मीन्स क्या होता है कि जो हमारे मुंह में लिक्विड मटेरियल आता है, अगर हम पिज़्ज़ा बर्गर अच्छे अच्छे फूड आइटम्स देखते हैं तो हमारे मुंह में कुछ वाटरी सबस्टेंस आता है ना, तो वही वाटरी सबस्टेंस होता है सलाइवा, यानी कि थूक जिसे हम लोग बोलते हैं। तो वो सलाइवा होता है और सलाइवा में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है? अमाइलेज, जहाँ भी एज टाइप का आता है, अगर एज कहीं पे भी आ रहा है तो इसको समझ जाना कि ये एंजाइम है। ठीक है? ये जो सलाइवरी अमाइलेज है वो एक एंजाइम है जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो फूड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। जैसे कि स्टार्च हुआ, जो प्लांट्स जो है अपना
फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में ना। अभी कल बताया था कि प्लांट फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। तो वही अगर हम प्लांट फूड को खा रहा है तो स्टार्च हमारे माउथ में होगा, तो उसी स्टार्च का ब्रेकडाउन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जो एंजाइम हेल्प करते हैं वो सलाइवरी अमाइलेज हेल्प करती है। फिर ये पहली ग्लैंड हो गई और दूसरी ग्लैंड हो गई हमारी लीवर। लीवर जो होती है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और फिर थर्ड हमारी ग्लैंड आती है पैनक्रियाज। ये सारी ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। हाँ, तो ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में है कि 3 ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन नहीं करते बट फूड यहाँ से एक्चुअली पास करते हैं। ऑर्गन दैट हेल्प इन डाइजेशन मतलब कि ऐसे ऑर्गन हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं पर यहाँ से फूड पास नहीं करता। ठीक है, यहाँ डाइजेशन करने में ये हेल्प करते हैं, जैसे ये एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं तो एंजाइम की हेल्प से फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब जो ऐसा ये डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स थे। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, तो जो माउथ है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के जो 2 पार्ट्स हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या-क्या माउथ है और बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें आती हैं एलिमेंट्री कैनाल में। और ग्लैंड्स में जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज आता है। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पार्ट है माउथ। तो माउथ क्या कहते हैं? माउथ से ही तो हम फूड लेते हैं, इनटेक ऑफ फूड माउथ से लेते हैं। फिर है टीथ। टीथ से हम फूड को चबाते हैं यानी कि चेविंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं, उसे क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो टीथ से चेविंग या फिर ग्राइंडिंग करते हैं फूड का। फिर हाँ, हमारा टंग आता है। टंग भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फूड को रोलिंग और ट्विस्टिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है? तो अब ये देख रहे हैं हम, फूड इज़ मिक्स्ड विथ सलाइवा विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग। जो हमारा टंग होता है वो ऐसे रोलिंग और ट्विस्टिंग करता है जिसकी वजह से फूड हमारा सलाइवा से मिक्स होता है। और जो फूड सलाइवा से मिक्स होता है, फूड सलाइवा से जो मिक्स होता है उसे बोलस बोलते हैं। और फिर ये फूड जो है ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। तो ये देखो, ये हमारा माउथ है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं। और ये सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज नाम का ये क्या है? एंजाइम है। ठीक है, अगर कहीं भी एज दिखे तो मीन्स वो एंजाइम है। और सलाइवा क्या होता है? ये वाटरी फ्लूइड है। ठीक है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा को। सलाइवा जो एक वाटरी फ्लूइड है। और फिर वो इस वाटरी फ्लूइड में क्या होता है? एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये स्टार्च है, स्टार्च पे सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम एक्ट करता है और ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो अच्छा स्टार्च जो होता है, प्लांट्स इसे अपना स्टोर फूड होता है, प्लांट जो फूड को स्टोर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स शुगर है। कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, मतलब बताया था ना कि ढेर सारे ग्लूकोज यूनिट ऐसे मिलते हैं, ढेर सारा ग्लूकोज मिलके ये बना लेता है स्टार्च। तो ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत ढेर सारे ग्लूकोज मिलते हैं तब स्टार्च बनता है, तो ये कॉम्प्लेक्स हुआ। और फिर यही अगर यही ग्लूकोज टूट टूट के अगर 2 यूनिट बना लिए तो ये माल्टोज बन जाता है। ठीक है, माल्टोज जो होता है वो 2 यूनिट का होता है। ये ढेर सारे स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर है और माल्टोज जो है वो सिंपल शुगर है। ठीक है,
और एक माल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज होता है। 2 ग्लूकोज के मिलने से एक माल्टोज बनता है, ठीक है। ये देखो, एक ग्लूकोज ये, एक ग्लूकोज ये, इन दोनों ग्लूकोज को अगर एक साथ मिला देंगे तो ये माल्टोज बन जाएगा, और ढेर सारे माल्टोज को एक साथ मिला देंगे तो वो स्टार्च बन जाएगा। तो जब हम स्टार्च खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स शुगर है, यानी कि बिगर यूनिट है, तो उसे सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम तोड़ तोड़ के स्मॉलर सब यूनिट में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट। और यही अब माल्टोज ना और छोटे सब यूनिट में चेंज होगा, ग्लूकोज में चेंज होगा, तो वो ये और सिंपल शुगर हो जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स शुगर है और ये सिंपल शुगर है। और भी सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए वो ग्लूकोज में चेंज होता है, लेकिन ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई कि माउथ में फूड हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, टीथ जो है चीविंग या फिर ग्राइंडिंग का काम करता है, टंग रोलिंग या ट्विस्टिंग, मतलब ये सारी चीज़ें मिल के फूड को अंदर ले जाने में हेल्प कर रही हैं। और फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है मस्कुलर टंग की हेल्प से, और जो फूड सलाइवा से मिक्स हुआ होता है उसे बोलस बोलते हैं, ठीक। और एक बार इसे समझ लेते हैं कि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें सलाइवा सिक्रीट होता है। ये मतलब ग्लैंड मतलब क्या होता है कि जो भी कुछ भी सिक्रीट करता है उसे ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स हैं तो कुछ सिक्रीट करेंगी, तो ये सलाइवा सिक्रीट करती हैं, और इसमें एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। और ये है स्टार्च, स्टार्च के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, ये एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम एक्ट करता है, और वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ओसोफेगस या फिर उसी को फूड पाइप बोलते हैं। अभी देखा ना हम लोग, ये ये जैसे माउथ है, माउथ में टीथ वीथ हो गया, कैसे ग्राइंडिंग करते हैं, फिर ये नेक्स्ट पार्ट है ओसोफेगस। ये ओसोफेगस है जिसे फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे ओसोफेगस कैसे काम करता है। हुँ। तो ओसोफेगस में फूड जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है स्टमक में। ओसोफेगस एक रास्ते की तरह है, जैसे ये ओसोफेगस है ना, तो यहाँ माउथ से फूड आया, ओसोफेगस एक रास्ते की तरह काम करता है, फिर यहाँ पे स्टमक होता है। तो ये एक रास्ते की तरह काम करता है, ये ओसोफेगस। ओसोफेगस को और क्या बोलते हैं? फूड पाइप, ठीक। फिर स्टमक में यहाँ से फूड आता है, और ये जो ओसोफेगस है यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, जिसकी वजह से फूड ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। ऊपर से फूड नीचे आता रहता है इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, स्टमक। स्टमक जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, मीन्स कि सबसे चौड़ा पार्ट होता है। यहाँ लिखा भी है कि वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक जो होता है वो जे शेप का ऑर्गन होता है, मतलब कि ऐसे जे शेप होती है ना, तो इसी शेप का हमारा स्टमक होता है। और विच एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर, मतलब जब फूड इंटर करता है तो वो और बड़ा होता जाता है, ठीक है, एक्सपेंड हो जाता है। और इसमें कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। यानी कि जैसे ये स्टमक है, तो इसकी ये वॉल्स पे ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, इसकी वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगी जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। ये गैस्ट्रिक जूस क्या क्या है? पेप्सिन है, HCl, और है म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये HCl एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब नेक्स्ट पार्ट में इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि पेप्सिन कैसे काम करता है, HCl कैसे, और म्यूकस कैसे काम करता है। तो ये देखो, पेप्सिन है सबसे पहला एंजाइम, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा रिलीज हो, ये देखो स्टमक है, स्टमक के ये वॉल पे जो है यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिन्हें बोलते हैं,
गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इनसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस जैसे कि पेप्सिन, HCl और म्यूकस। तो ये पेप्सिन क्या होता है, ये एक तरह का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये कैसे काम करता है कि पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम है। ये क्या है, इनएक्टिव एंजाइम। तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कन्वर्ट होने में HCl यहाँ रोल प्ले करता है। ये वाला जो HCl है, जिसे HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम से ही पता चल चल रहा है कि ये एक एसिड है, ठीक है। तो ये पेप्सिनोजेन क्या है, ये इनएक्टिव एंजाइम है। जब HCl इस पे एक्ट करता है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, यानी कि प्रोटीन पे जब पेप्सिन एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स मतलब सिंपलर फॉर्म है, ये ब्रेक होके पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। और अब हम सेकंड पे बात करते हैं HCl। HCl क्या करता है, ये स्टमक को एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ये बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि मीडियम एसिडिक हो। और ये एंजाइम पेप्सिन पे एक्ट करता है। अभी बताया ना, पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो ये इस पे एक्ट करता है, ठीक। अब थर्ड बात करते हैं म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ये प्रोटेक्ट क्यों करता है, क्योंकि ये जो HCl है वो इतना ज़्यादा एसिडिक होता है कि स्टमक को ये जला सकता है, बर्न कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये स्टमक बर्न हो जाएगा तो फिर हमारा फूड कहाँ जाएगा, तो इसीलिए ये म्यूकस उसको जो है प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा है। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं लीवर की। लीवर क्या होता है, ग्लैंड होता है। पहला हम लोग ने पढ़ा था ना सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, जिससे सलाइवा सिक्रीट होता है। तो सेकेंड वाली जो ग्लैंड है ये लीवर है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, हमारी बॉडी की जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, ये बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। और बाइल जूस जो होता है, जैसे ये है लीवर, लीवर के दो पोर्शन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट होता है। तो ये लीवर हमारा बाइल जूस बनाता है। और ये बाइल जूस सिर्फ बनाता है, स्टोर नहीं करता। स्टोर करने के लिए इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। और इस गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, स्टोर बाइल जूस, ठीक है। गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को स्टोर करता है। और बाइल जूस कैसा होता है, ये एल्कलाइन होता है, यहाँ पे है कि बाइल जूस फूड को एल्कलाइन कर दे। एल्कलाइन मतलब क्या होता है, बेसिक। मतलब HCl ने जो फूड को एसिडिक किया हुआ था, बहुत ज़्यादा फूड एसिडिक हो गया था, तो ये एल्कलाइन, ये जो लीवर है, लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो फूड को एल्कलाइन कर देता है, यानी कि बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो HCl जो एसिडिक था, फिर बाइल जूस जो रिलीज़ हुआ वो बेसिक है। तो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे। इसको कट करते हैं, ठीक है। हुँ, तो एसिड और बेस जो मिलके ये न्यूट्रल हो जाएगा, तब मतलब कि ठीक रहेगा, ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। तो ये फूड को बेसिक करने में हेल्प करता है ताकि फूड जो है वो न्यूट्रल हो जाए। और ये है कि बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये जूस है कोई, इसमें बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। बाइल सॉल्ट का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब है, बता रहे हैं। हुँ। देखो, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट,
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या होता है, जैसे कि बहुत लार्ज लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं। ये देखो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। तो ये छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि जो लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और ये चीज़ कहाँ होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो लीवर अपना सिक्रीशन करता है, लीवर बाइल जूस रिलीज करता है और बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। लीवर बाइल जूस रिलीज करता है लेकिन स्टोर नहीं करता है, स्टोर गॉल ब्लैडर करता है। और जो बाइल जूस होता है वो एल्कलाइन होता है, यानी फूड को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करते हैं, यानी कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। और जो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो रहा है, ये प्रोसेस ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, ठीक है। जो पैनक्रियाज और लीवर होते हैं ये दोनों ही अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डालते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ये देखो, ये है हमारा लीवर, ठीक है, और ये है स्टमक। इसके ऊपर ओसोफेगस होगा, ठीक है, फूड पाइप जिसे बोलते हैं, ओसोफेगस होगा। फिर यहाँ से ओसोफेगस यहाँ पे एक ब्रॉड पोर्शन में कन्वर्ट हो गया जिसे स्टमक बोलते हैं। स्टमक के बाद फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी और ये हमारा पैनक्रियाज है। ये जो लीफ की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला येलो येलो, ये पैनक्रियाज है। और लीवर और पैनक्रियाज दोनों अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं, ठीक। अब देखो पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज क्या करता है, ये पैनक्रियाटिक, जैसे लीवर बाइल जूस निकाल रहा था उसी तरह पैनक्रियाज हमारा पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। लीवर से बाइल जूस निकलता है और लेकिन स्टोर कौन करता है, स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, ठीक है, स्टोर बाय गॉल ब्लैडर। और पैनक्रियाज से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर एंजाइम होते हैं। पैनक्रियाज के एंजाइम जो होते हैं वो ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे इधर एंजाइम जो थे दिखा रहा है, हाँ, जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल जूस के अंदर जो बाइल सॉल्ट्स थे वो फैट का इमल्सिफिकेशन कर रहे थे, यानी कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दे रहे थे, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो रहे थे, बहुत डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन जो ये एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये फैट को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक। अब सेकेंड एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट को जो है ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और थर्ड है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेशन का काम कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, जैसे कि स्टार्च और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, इन सबको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये देखो लिखा भी है कि बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है, बाइल जूस लीवर से रिलीज होता है ना, यहाँ ये है लीवर। और ये देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर। तो लीवर जो बाइल जूस रिलीज करता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और यही बाइल जूस जो लीवर से रिलीज होता है और जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है पैनक्रियाज से, ठीक है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर अभी दिखाया। ये जो पैनक्रियाज है और जो लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, वो दोनों अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं, ठीक है। दोनों का सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो सबसे लॉन्ग होती है, 5 to 7 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और ये जो ये है फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब यहाँ पे
पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, इसके बाद फूड कहीं भी डाइजेस्ट नहीं होता और ये इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, जो इंटेस्टाइनल जूस जैसे लीवर जो है बाइल जूस रिलीज़ कर रहा था और पैनक्रियाटिक जूस। उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ करता है। इंटेस्टाइनल जूस यानी कि जिसके अंदर इंटेस्टाइन के एंजाइम होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और प्रोटीन होती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि अभी बताया है कि कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोलते हैं, जैसे स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, ग्लूकोज माल्टोल, ये सब हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, जो ये कार्बोहाइड्रेट जो भी है वो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स से ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं होता। तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। और ये फैट का भी डाइजेशन होता है, तो फैट जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। ठीक, और ये प्रोटीन है, प्रोटीन जो है कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में और इन सब को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं ना, उसी वक़्त से डाइजेशन शुरू हो जाता है, पर पूरा मतलब फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब पूरी तरह से अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अब इसके आगे मतलब लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होता, फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ़ वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्ज़ॉर्प्शन होता है, वाटर ही एब्ज़ॉर्ब होता है और जहाँ तक फूड को एब्ज़ॉर्ब होना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कैसे एब्ज़ॉर्ब होते हैं। यहाँ पे विलाई पाए जाते हैं। विलाई क्या होते हैं? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमारी उँगलियाँ होती हैं, ऐसे छोटे-छोटे उभार होते हैं, ये 1 उँगली, 2 उँगलियाँ ऐसे उभार की तरह बने हैं। तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे विलाई में भी होते हैं, ऐसे-ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, ताकि फूड अच्छे से जैसे अच्छा ये देखो, ये कोई धागा है, थ्रेड है, ये इतना बड़ा थ्रेड है और हमने कोई थ्रेड लिया, उसको हम मोड़ मार के रख दे रहे हैं। तो तुम आप लोगों को किसका सरफेस एरिया ज़्यादा दिख रहा है? अगर हम फैलाएँगे, तो ये वाला थ्रेड तो उतना ही लंबा रहेगा, लेकिन ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये इस तरह से अरेंज होते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर सके। अगर ये इन्हें ऐसे लंबा करके रखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगा, लेकिन इसी को ऐसे मोड़ मार के कवर करेंगे ताकि ये अपना एरिया बढ़ा भी सके, घटा भी सके और फूड इसमें एब्ज़ॉर्ब आसानी से हो जाए। और इसके अंदर ऐसे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। अभी फिगर दिखाएँगे, तो ये देखो दिया है कि रिचली सप्लाई विद ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स मीन्स होता है वो ब्लड के वेसल जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा हो। ठीक है, इसमें ब्लड फ्लो करेगा और ये ब्लड वेसल्स एब्ज़ॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल, मतलब कि ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये फूड को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। हर हर एक-एक सेल्स है, फूड को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और ये एब्ज़ॉर्ब जो फूड है वो क्या करता है? वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और न्यू टिश्यूज़ सेल्स बनाने में हेल्प करता है, ताकि नए-नए सेल्स बनते रहें और एनर्जी प्रोड्यूस होती रहे, नए सेल्स बनते रहें। और ये एक काम और करता है कि रिपेयरिंग का काम करता है, मतलब कि अगर कोई भी टिश्यू डैमेज हो गया है तो उसे रिपेयर कर सके। यहाँ पे हम लोग विलाई का फिगर देखेंगे। हाँ, ये देखो, ये विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना? देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, उँगली की तरह उभार है। तो इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो बहुत सारी सेल्स के मिलके बने होते हैं। और विलाई क्या काम करता है? ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो सके और इसमें कैपिलरी नेटवर्क यानी कि वही ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये विलाई होते हैं ताकि ये फूड को बहुत अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर सकें। और ये फिगर है, जैसे ये देखो, यही सेल्स हैं। ठीक है, ये जो दिख रही है सेल्स विलाई की, और ये ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं जो फूड को एब्ज़ॉर्ब करते हैं ताकि फूड यहाँ पे अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। एक-एक करने के हम लोगों ने सब कुछ देखा कि माउथ क्या है, माउथ में कैसे होता है कि टीथ कैसे ग्राइंडिंग करती है, टंग से कैसे ट्विस्टिंग होती है
फूड इंटर किया माउथ में, फिर उसके बाद हमारा बक्कल कैविटी आता है, जो माउथ का स्पेस होता है उसे बक्कल कैविटी बोलते हैं। फिर ओसोफेगस की बात की, जैसे फूड जाता है ओसोफेगस को और क्या बोलते हैं, फूड पाइप, जहाँ से फूड जाता है। फिर स्टमक आता है, स्टमक से कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि HCl, म्यूकस और पेप्सिन। फिर हम लोगों ने ग्लैंड्स के बारे में देखा था, लीवर, लीवर से बाइल जूस रिलीज़ होता है। फिर पैनक्रियाज़ देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ क्या होता है कि अनअब्ज़ॉर्ब फूड इंटर करते हैं, मतलब कि वो फूड जो यहाँ पे फूड का एब्ज़ॉर्प्शन तो होता है नहीं, कि जो जो अनअब्ज़ॉर्ब फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और यहाँ पे किसी भी तरह का फूड एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। नो एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ फूड, किसी भी तरह का फूड का एब्ज़ॉर्प्शन यहाँ नहीं होता, यहाँ सिर्फ वाटर का एब्ज़ॉर्प्शन होता है, ठीक। तो वाटर यहाँ पे एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एनस, जहाँ से अनडाइजेस्टेड और अनएब्ज़ॉर्ब फूड को रिमूव किया जाता है, ठीक है, रिमूवल होता है एनस के थ्रू। अब नोट में देखते हैं कि हार्बीवोरस की जो इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लार्जर होती है देन कार्निवोरस, इसका फिगर भी है। देखो, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है और ये अंदर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो यही जो कार्निवोरस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है और हार्बीवोरस की लॉन्ग होती है। ऐसा क्यों होता है? जो हार्बीवोरस है वो ग्रासेस खाते हैं और ग्रास को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इनकी इंटेस्टाइन बड़ी होती है। और कार्निवोरस ये सब मीट खाते हैं, मीट को डाइजेस्ट करने के लिए कम टाइम लगता है, इसलिए इनकी इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बताते हैं। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है। देखो, यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में है और ये लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लॉन्गर होती है, लॉन्गर इन लेंथ, और ये स्मॉल होती है, स्मॉलर इन लेंथ। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसको फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं? लेंथ तो बड़ी है तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला है? क्योंकि उसका डायमीटर जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, डायमीटर स्मॉल होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसे डायमीटर लार्ज, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो होती है डायमीटर कम होती है, इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन की डायमीटर ज़्यादा होती है। लेकिन जो लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होती है। फिगर दिखा है? हाँ, तो ये देखो, ये जो अंदर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, करीब 5 to 7 मीटर लॉन्ग होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है, बस इसका डायमीटर लॉन्ग होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका डायमीटर पतला होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का